हेलो स्टूडेंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक नंबर 7 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 5 तक पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में जाना। आज हम इसका सेक्शन 6 और उससे आगे का पार्ट देखेंगे। सेक्शन 6 है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। संरक्षक गृहों के कर्तव्य के बारे में है कि अगर कोई व्यथित व्यक्ति, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन इस बारे में संरक्षण गृह के लिए अप्लाई करता है या व्यक्ति की ओर से कोई और जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ये अगर करते हैं, तो ऐसे में संरक्षण गृहों का कर्तव्य होगा कि वो व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करे। नेक्स्ट सेक्शन 7 में है चिकित्सकीय सुविधाओं का कर्तव्य या ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अगर एग्रीव्ड पर्सन या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी व्यक्ति अगर मदद लेने के लिए, चिकित्सकीय मदद लेने के लिए प्रार्थना करता है, तो ऐसे में प्रभारी व्यक्ति, जो भी चिकित्सा प्रभारी है, उसका कर्तव्य होगा कि ऐसे व्यथित व्यक्ति को, ऐसे एग्रीव्ड पर्सन को चिकित्सकीय मदद प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके क्षेत्रफल के आधार पे या उसकी पॉपुलेशन के आधार पर, जिस भी तरीके से राज्य सरकार उचित समझे उतने अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो कि संरक्षण अधिकारी होंगे, और उनको वो अधिकार और प्रदान की जाएंगी, वो शक्तियां प्रदान की जाएंगी जिसके निर्वहन करके वे इन कार्यों को संपादित करें। और इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि संरक्षण अधिकारी जो नियुक्ति किए जाएंगे वो जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो ऐसे में महिलाएं ही संरक्षण अधिकारी नियुक्त की जाएंगी, ताकि महिलाओं के संरक्षण में उचित कार्य किया जा सके। थर्ड है संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तें जो उसमें दी जाएंगी, उनको वो आगे पालन करवाने के लिए विहित किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 9 संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य। कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी। इसमें फर्स्ट है असिस्टेंस, यानी जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी इसमें फंक्शन किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाएंगे, उसको कार्य में मदद करने के लिए जो ये ऑफिसर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, या ये लोग क्या करेंगे, उसमें मदद करेंगे। और जो भी उसमें कार्य, उस रीति को आगे बढ़ाने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी कार्यों के निर्वहन के लिए जो भी सहायता प्रदान करनी होगी, ये लोग मजिस्ट्रेट को करेंगे। सेकंड है रिपोर्टिंग। इसमें जो घरेलू हिंसा से जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसके बिहाफ में जो शिकायत इन लोगों को प्राप्त हुई है, उस शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्रतियां जो हैं, वो पुलिस ऑफिसर जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो घटना घटित हुई है, जो वायलेंस घटित हुआ है, उस पुलिस ऑफिसर को और इस अन्य अधिकारियों को जिनके संज्ञान में लाना होगा, उन अधिकारियों को, चाहे मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को, ये जो घटना घटित हुई है इससे संबंधित जो प्रतियां हैं वो प्रदान करने का इनका दायित्व होगा। फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन भरना, किसकी तरफ से, जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी तरफ से ऐसा आवेदन करना जो कि संरक्षण के लिए अनुतोष का दावा करना हो, या अन्य जो भी वो अनुतोष पाने की इच्छुक है या संरक्षण पाने के लिए जो भी दावा करना चाहती है, उसमें एग्रीव्ड पर्सन को हेल्प करना। प्रोवाइडिंग लीगल एड, जो फ्री लीगल एड है, जो भी उनको विधिक सुरक्षा या विधिक प्राधिकरण द्वारा जो हेल्प दी जा सकती हैं, उनके लिए उन्हें हेल्प करना
किनको, एग्रीव्ड पर्सन को। मेंटेन द लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जैसे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, लीगल एड प्रोवाइडर जो भी उनको लीगल एड दी जाने से संबंधित है, या कंसल्ट जो भी उनको राय मशवरे से संबंधित है, शेल्टर होम से संबंधित जो शेल्टर होम प्रोवाइड करवाने के लिए जो लोग ऑथराइज हैं, इन लोगों की लिस्ट प्रोवाइड करना, लिस्ट को मेंटेन करके रखना, और ऐसे कोई एग्रीड पर्सन के लिए ताकि हेल्प की जा सके इसके लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर होम, उनके लिए किसकी शेल्टर होम मंजूर कराने के लिए एप्लीकेशन करना, ताकि उनको संरक्षण गृहों में संरक्षित रखा जा सके, और उनको वहाँ रहने के लिए एप्लीकेशन मूव करवाना, पुलिस को और मजिस्ट्रेट को उनकी एप्लीकेशन देना, ताकि किसी ऐसे व्यथित व्यक्ति को संरक्षण गृह में निवासित किया या कराया जा सके। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए व्यथित व्यक्ति की तरफ से अगर उसे शारीरिक क्षति कारित हुई है और उसको जहां घरेलू हिंसा हुई है ऐसी जगह से अगर उसकी जो मेडिकल उसको जांच करवाना, और उससे जो रिपोर्ट तैयार हुई है मेडिकल ऑफिसर द्वारा, उस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस को और मजिस्ट्रेट को उनको प्रेषित करना या उनको प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ मॉनेटरी रिलीफ, ऐसे में अगर कोई मौद्रिक अनुतोष के लिए या मॉनेटरी रिलीफ के लिए जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अप्लाई करना चाहता है, तो उसको इस सेक्शन 20 किसकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सेक्शन 20 के अधीन उसको जो प्रक्रिया का पालन करा करके ऐसे उसको सुविधा प्रदान करना कि उसे मॉनेटरी रिलीफ मिल सके, और इसके अतिरिक्त जो भी कार्य उनको सौंपे जाएंगे उन कार्यों का पालन करना। नेक्स्ट है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर किसे कहा जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और स्वैच्छिक संघ हो चाहे कंपनी एक्ट के अंतर्गत 1956 में, इसमें जो भी रजिस्ट्रीकृत लोग होंगे जो कि लीगली इसके लिए काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए और ये रजिस्टर्ड होंगे, उनके वो लोग क्या कहलाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा उन लोगों को। वो लीगल एड से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, फाइनेंशियली और किसी अन्य तरीके से असिस्टेंट करने की, जो लोग गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए और अन्य तरीक़ों से अपने को सोसाइटी में रजिस्टर्ड कर रहते हैं कंपनीज़ में या एसोसिएशन जो भी इनकी बनती हैं उनमें अगर रजिस्टर्ड किए हुए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और या कंपनी रजिस्ट्रेशन में, तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। वो मेडिकली चाहे लीगली चाहे फाइनेंशियली और अदर असिस्टेंस से रिलेटेड उनको जो भी उनके साइट्स हैं उससे रिकॉर्डेड। नेक्स्ट सेक्शन आता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की क्या क्या पावर्स हैं। सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो कि डोमेस्टिक इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि ऐसे किस क्षेत्र में ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस घटना का जो भी उल्लेख करके उसकी एक प्रति किसको वहाँ के जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्र के अंतर्गत वो घटना हुई है उस मजिस्ट्रेट को, संरक्षण अधिकारी को और पुलिस अधिकारी को ऐसी प्रति प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेंगे, और चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट तैयार करवाएंगे और जो जांच एग्रीव्ड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, और जो घटना हुई है जो इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे आगे के लिए फर्दर अग्रेषित करेंगे। थर्ड है इसमें शेल्टर इन शेल्टर होम, ऐसे जो एग्रीव्ड पर्सन हैं उनको संरक्षण गृह में आश्रय दिए जाने के लिए अगर वो अपेक्षा करते हैं ऐसे एग्रीव्ड पर्सन, तो उनको संरक्षण गृह में संरक्षण दिलाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उस रिपोर्ट को पुलिस थाने तक पहुंचाना या पुलिस के पास पुलिस ऑफिसर जो भी उस क्षेत्र के हैं उन तक प्रोवाइड करवाना, ये सर्विस प्रोवाइडर के राइट हैं।
नेक्स्ट है कि ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कौन कौन सी ड्यूटीज़ इससे रिलेटेड होती हैं, कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ सरकार निभाएंगे जिससे कि एग्रीड पर्सन को हेल्प हो। इसमें है कि ऐसे उपबंध करवाएंगे जाएंगे। सरकार की फर्स्ट ड्यूटी होती है पब्लिसिटी कराना। किस चीज़ की पब्लिसिटी कराना? जो कि जो प्रोविज़न है एक्ट के, इनको पब्लिक प्रिंट मीडिया द्वारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा और रेडियो द्वारा समय समय पर कुछ कुछ समय के अंतराल में लोगों में प्रचारित और प्रसारित किया जाए, इसको एडवर्टाइज किया जाए ताकि इसकी पब्लिसिटी हो सके। सेकंड है इसमें ट्रेनिंग देना। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, और इनके द्वारा पब्लिक में अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग करवाई जानी और कैंप लगाने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी इसमें रूल बनाए हुए होते हैं उनके अंतर्गत समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग और कैंप लगाने के लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किन के प्रति? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैं और लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इनके लिए इनकी जो इनको प्रोवाइड करवाना, जो भी समाज में होने वाली ऐसी घटनाएं हैं, उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनको जो सेवाएं विभागों द्वारा दी जाती है उनका पुनरावलोकन करवाना और समन्वय स्थापित करना और इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल बनाना। नेक्स्ट है सेक्शन 12, जिसमें है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ रिलीफ। कौन कौन से रिलीफ ऐसे एग्रीव्ड पर्सन को मिल सकते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्शन उसको दिए जा सकते हैं। सेक्शन 12 बताता है कि एग्रीव्ड पर्सन चाहे खुद, चाहे उसके बिहाफ में कोई अदर पर्सन, या जो भी इसमें जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके थ्रू सरकार मजिस्ट्रेट के सामने एक या एक से अधिक रिलीफ के लिए इस एक्ट में अपने एप्लीकेशंस मूव की जा सकती हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट को राइट है कि वो ऐसे पेमेंट के लिए, उसको कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए और जो भी उसके राइट यहाँ पर को हर्ट हुए हैं उन राइट्स के लिए उसे कंपनसेशन दिलवा सके, चाहे और उसे और तरीके से रिलीफ दिलवाया जा सके। रिलीफ के भी अभी आप देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ्स होंगे, तो उनको रिलीफ दिलाया जा सके। तो ये राइट होगा कि मजिस्ट्रेट उनमें आगे फर्दर ऑर्डर करे, चाहे जो उसको डैमेजेस हुए हैं। इसमें जो उसके साथ हिंसा हुई है उसमें रिस्पोंडेंट को कई चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन मिल जाती हैं कि आप जिस जगह में महिला कार्य कर रही है आप उस जगह में नहीं जाएंगे, या बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आप उससे बात नहीं मिलेंगे, या फ़ोन पे फ्रीक्वेंटली उनसे बात नहीं करेंगे। किस बेसिस पे इनको देंगे? जिससे कि ये मजिस्ट्रेट को ये अंदेशा हो कि इससे उस एग्रीव्ड महिला का या उसके बच्चे का कोई अहित हो सकता है। ऐसी जगहों में उस व्यक्ति को रेस्ट्रिक्शन होंगी कि वो ऐसी जगहों में नहीं जाएगा, और जो उसका साझा घर है या साझी गृहस्थी है उसमें उस महिला को हक देने का ऑर्डर। और इस एक्ट के अलावा अगर किसी अन्य एक्ट में भी महिला रिलीफ पाना चाहती है तो उन उन अनुदानों को या उन सुरक्षाओं को, संरक्षणों को पाने का अधिकार उस महिला को रहेगा। नेक्स्ट है कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता किस तरीके से ली जा सकती है? कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के लिए एक तो है कि इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा कि व्यथित व्यक्ति जो कल्याण विशेषज्ञ होंगे वो जरूरी नहीं है कि उस महिला का कोई रिश्तेदार हो या महिला का रिश्तेदार ना हो। उस महिला की उससे रिश्तेदारी भी हो सकती है और रिश्तेदारी नहीं भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो कि कुटुंब कल्याण को प्रोन्नत करने में रत हो, उसका कुटुंब कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो, इसके लिए सेवाएं दे रहा हो और समझा जाता है कि वो इस कार्य के लिए योग्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसमें सहायता ली जा सकती है कल्याण के लिए। कार्रवाइयों को बंद कमरे में किया जाना। सेक्शन 16 बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट उचित समझे तो ऐसे कार्रवाइयों को बंद कमरे में करवाया जा सकता है यदि पक्षकार
के हित में ये है कि उसको ओपन कोर्ट में ना किया जाए, तो बंद कमरे में भी ये सुनवाई की जा सकती है। और कैमरे की नज़र में अगर पार्टीज़ की ये इच्छा रहती है कि या ऐसा कोई कारण है जिससे मजिस्ट्रेट और को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, कि प्रार्थी जो चाह रहे हैं कि इसको कैमरे की नज़र में इसको संचालित किया जाए, तो ये भी किया जा सकता है। सेक्शन 17 बताता है कि अगर शामलाती कौटुंबिक गृह में निवास करने के लिए, जैसे कौटुंबिक गृह जिसमें नातेदारी के साथ रहती है, घरेलू नातेदारी में महिला रहती है, तो उसमें उसका अधिकार होगा कि वो उस घर में रह सकती है, चाहे उसका स्वत्व हित उसमें है या नहीं है, उसका पोजीशन, उसका राइट किसी भी तरीके का अगर है या नहीं है, अगर वो उसमें रहना कोर्ट निर्धारित करे तो वो महिला ऐसे घर में रह सकती है कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। उसको उस घर में रहने की परमिशन मिलेगी और उसको वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है संरक्षण का अधिकार। मजिस्ट्रेट किसी व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद दोनों को दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा प्रॉपर, जिसके साथ घटना घटित हुई है और जिसने घटना घटित की है। ऐसे में संरक्षण का आदेश उस महिला को दिया जाएगा जो कि उस घटना के लिए क्या है, एग्रीव्ड पर्सन है, जिसके साथ घटना घटित हुई है। तो ऐसे में रेस्पोंडेंट को किन चीज़ों के लिए कोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कोर्ट की पावर है कि वो ऐसा उन रेस्ट्रिक्शन लगाएगा कि वो ऐसा कोई घरेलू कृत्य, ऐसी कोई हिंसा कृत्य ना करे जिससे कि एग्रीव्ड पर्सन सफ़र करे। सेकंड है इसमें उसमें दुष्प्रेरित करने का, उसको दुष्प्रेरित करने से रोकने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है कि वो ऐसा कोई अबेट ना करे जिससे कि महिला के साथ कोई ऐसी हिंसा का कृत्य होता हो। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है ऐसे एग्रीव्ड पर्सन का, तो ऐसे बच्चे से जहाँ पर वो अक्सर वो बच्चा जाता है, या जैसे विद्यालय में या कोई और स्थान है जहाँ बच्चा बार बार जाता है, ऐसी जगह में जाने से ऐसे रेस्पोंडेंट को रोका जा सकता है। और उसको कोई भी मौखिक, जैसे टेलीफोन द्वारा, लेटर द्वारा, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे कोई अहित बच्चे का या उस महिला का हो सकता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए या मौखिक लिखित किसी भी तरीके से संपर्क करने से रोका जा सकता है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल है, या जिसमें महिला का हक, राइट चाहे नहीं भी है, जो, और यदि कोई बैंकर लॉकर सुविधा है, बैंक खाते हैं, ऐसे खातों में अगर दोनों द्वारा संचालित हैं तो उसको संचालित करने से उस व्यक्ति को, जो रिस्पोंडेंट है, उसे रोका जा सकता है। और घरेलू हिंसा में कोई जो व्यक्ति उसकी मदद करता है, उसको हिंसा करने से रोकने के आदेश दिए जाएंगे। ये इसके आदेश के मजिस्ट्रेट के राइट हैं। 19 बताता है निवास का आदेश। यदि महिला जो है वो उस साझी गृहस्थी में अपना हित चाहती है, उसे बेकब्जा नहीं किया जा सकता है। और अगर वो उसमें रहना चाहती है, तो अगर ऐसे में बाधा जो रिस्पोंडेंट है वो उसमें ऑब्जेक्शन करता है, बाधा डालता है, तो उसमें रिस्पोंडेंट को रोका जाएगा। निवास के आदेश में है ये। और प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से स्वयं हटने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जो रिस्पोंडेंट है उससे ऐसी गृहस्थी में अगर महिला के साथ रहने में महिला को कोई परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे में उसको हटने के लिए निर्देश दिया जाएगा। जिसमें साझी गृहस्थी में अगर एग्रीव्ड पर्सन निवास करता है, तो उसके जो रेस्पोंडेंट है उसको और उसके नातेदारों को वहां आने से मना किया जा सकता है। और साझी गृहस्थी में अगर कोई अधिकार ऐसे हैं जिसमें प्रत्यर्थी का अधिकार है, जिसको वो फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है या उसको, महिला को आने से रोक सकता है, ऐसे अधिकारों को उनके रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी रिलीफ, जो है मौद्रिक अनुतोष मिलेगा। ये मौद्रिक अनुतोष, इसमें जो इसको मॉनेटरी
रिलीफ मिलता है इसमें एग्रीव्ड पर्सन को, वो क्यों दिया जाता है? जो उसकी धन कमाने की जो उसको लॉस होता है, लॉस ऑफ अर्निंग है, और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, और मेंटेनेंस के लिए, और मे बी उसके बच्चे हैं तो बच्चों की पालन पोषण के लिए उसे जो सेक्शन 125 में उसको रिलीफ मिलता है कि जिससे कि वो बच्चों की मेंटेनेंस के लिए भी प्राप्त कर सके, अपने मेंटेनेंस के लिए भी। अगर वो कमाती नहीं है तो उसके लिए मेंटेनेंस उसको दिलाया जा सके, तो इसके लिए उसे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा। और ऐसे में अगर कोर्ट का और की अपनी पावर है कि वो मंथली पेमेंट के लिए इसमें जो रेस्पोंडेंट है उसको ऑर्डर करे कि मंथली बेसिस में चाहे एक मुश्त करके उसको महिला को वो पेमेंट करेगा, जिससे कि उसको अपने खाने खर्चे की प्रॉब्लम ना हो, और जो उसको लॉस इन चीज़ों का हुआ है, चाहे अर्निंग का लॉस है, चाहे एक्सपेंसेस की वजह से उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए ज़रूरत पड़ी है, इसको की क्षतिपूर्ति की जा सके। इसमें मजिस्ट्रेट इसमें जो अगर व्यक्ति देने में आनाकानी करता है रेस्पोंडेंट, तो इसमें उसकी सैलरी को, वेजेस का एक हिस्सा महिला के नाम पर भी उसे डायरेक्ट करने का ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसकी तनख्वाह में से ही कट करके वो पैसा महिला के पास आ जाए और कोर्ट में जमा हो जाए, जिसके थ्रू महिला उस जो मॉनेटरी रिलीफ उसे मिला है उसे प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कस्टोडियल रिलीफ। कस्टोडियल रिलीफ ऑर्डर के लिए है कि अगर बच्चा अगर छोटा है तो केस चलने तक का, या महिला के बिहाफ में जिसने एप्लीकेशन दे रखी उसके फेवर में बच्चे की कस्टडी दी जा सके, और उसको विज़िट करने के लिए अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि रिस्पोंडेंट या उसके किसी नातेदार का विज़िट करना बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है या किसी तरीके से हार्मफुल हो सकता है, तो उसके विज़िट पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। और कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर दिया जाता है। सेक्शन 25 में दिया गया है कि इसको कंपनसेशन, रेस्पोंडेंट जो है कंपनसेशन जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए एग्रीव्ड पर्सन को देंगे इसके लिए उसको ऑर्डर मजिस्ट्रेट करेगा कि इसको कंपनसेशन दिया जाए। मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं। एक्स पार्टी मजिस्ट्रेट का अपना पावर है कि अगर उनको लगता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसकी कंप्लेंट उसके एफिडेविट के आधार पे मजिस्ट्रेट अगर इसको सही पाते हैं तो एक्स पार्टी ऑर्डर इसमें कर सकते हैं। जो सेक्शन 24 बताता है कि कोर्ट इसकी कॉपीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है और करवाएंगे, और इसमें जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, इनको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेक्शन 25 बताता है सेक्शन 25 कहता है कि इसमें जो भी आदेश पहले अनुतोष के तौर पे जो महिला को दिए गए हैं, अगर एक्ट ये कार्रवाई पूरी होने के बाद अगर महिला चाहती है, जैसे संरक्षण गृह से उन्मुक्ति चाहती है या किसी आदेश में परिवर्तन चाहती है, तो उसके एप्लीकेशन के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस आदेश में परिवर्तन कर देना चाहिए, तो ऐसे आदेश में परिवर्तन कर दिया जाता है, और कोई नया आदेश ऐसे उसके लिए जो उचित आदेश हो, ऐसा आदेश जो भी न्यायालय उचित समझे ऐसा आदेश पास कर सकता है। सेक्शन 26 में अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों का अनुतोष है। जैसे इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत किसी महिला ने अपने कोई मुकदमा दायर कर रखा है, तो उसके बाद भी ये नहीं है कि उसने एक जगह मुकदमा दायर कर दिया तो अन्य कहीं वो मुकदमा दायर नहीं कर सकती। उसके लिए बाकी रास्ते भी खुले रहते हैं। वो लीगल प्रोसीडिंग के लिए सिविल कोर्ट में जा सकती है, फैमिली कोर्ट में जा सकती है, क्रिमिनल कोर्ट में जा सकती है, और कोई अन्य जो भी रिलीफ अगर उससे रिलेटेड और वो पाना चाहती है तो उस रिलीफ को पा सकती है। उसको पाने का राइट उसको रहेगा। ये नहीं कि इस सेक्शन में उसे रिलीफ मिल गया तो उसे क्रिमिनल, अगर उसे इंजरी हुई है या संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद है तो सिविल कोर्ट में या परिवार में कोई और रीज़न से वो अपने इन वादों को अन्य न्यायालयों में ला सकती है। इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में है कि जुरिस्डिक्शन
आपको पहले भी इसमें बताया कि इसमें या तो जो घटना घटित हुई है, जो घटना हुई है, जो वोलेंस हुआ है, वहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो परमानेंटली या टेम्परेरीली रहती हो और उसके साथ एक घटना घटित हुई हो, चाहे उस मका जगह पे, और या जो रेस्पोंडेंट है वो वहाँ पर परमानेंटली रहता हो या टेम्परेरीली रहता हो, तो ऐसी जगह पे भी जो स्थायी, चाहे वो या कारोबार करता हो, चाहे व्यथित व्यक्ति चाहे रेस्पोंडेंट है वो चाहे स्थायी रूप से रहे चाहे स्थायी रूप से रहे, या वहाँ पर कारोबार करता हो या जो भी है अपना जॉब करता हो, जो भी नियोजन उसका है, या जहाँ पर वाद का हेतुक पैदा हुआ है या जहाँ पर क्या हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन घटित हुआ है, ये इसका क्या होगा, अधिकारिता में आएगा। इसके लिए अपील का है जो 28 में दिया गया है। इसमें अगर जो भी चाहे वादी चाहे सॉरी एग्रीव्ड पर्सन चाहे रेस्पोंडेंट, जो भी इसमें इसके आवेदन के निपटारे के लिए जो इसकी प्रति प्राप्त करने में जो भी डिले देर में जो उसको राइट मिला हुआ है, जो एप्लीकेशन मिली हुई है, सॉरी उसको स्वयं की प्रक्रिया निष्पादित करने से निवारित करेगी। उसको अपील करने के लिए जो उसको 30 दिन के अंतर्गत किस समय से जिस मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गया आदेश, जो कि चाहे वो एग्रीव्ड पर्सन को हो चाहे रेस्पोंडेंट को हो, जिसको देर में आदेश मिला है, उस आदेश से 30 दिन के अंतर्गत इसकी अपील की जा सकती है। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्य का लोक सेवक होना। जो भी संरक्षण अधिकारी है या सेवा प्रदाता है वो इस सेक्शन के अंतर्गत कौन माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। सेक्शन 31 कहता है कि अगर कोई संरक्षण आदेश को भंग किया जाता है तो ऐसे में क्या दंड दिया जाता है। अगर संरक्षण आदेश को रेस्पोंडेंट द्वारा भंग किया जाता है तो ऐसे में उसको जो सज़ा मिलेगी वो 1 वर्ष से कम नहीं होगी और या 20,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और या दोनों से ही उसे दंडित किया जा सकेगा।